आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन से। 2020 के अंदर एक आमिशपुरा एनकाउंटर हुआ था, जिसको हम एक फेक एनकाउंटर भी बोल सकते हैं या फिर स्टेज एनकाउंटर बोलते हैं। हुआ क्या था, 18 जुलाई 2020 को अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन भूपेंद्र सिंह इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो 3 सिविलियंस थे वो एक टेररिस्ट हैं और उनको मार गिराया गया। उसके बाद जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई आर्मी ने, तो उनके अगेंस्ट काफ़ी एविडेंस ऐसे मिले जिनसे उनका कोर्ट मार्शल हो गया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिला। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज किया गया कहाँ पे, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के अंदर। अभी लेटेस्ट ये है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल के अंदर इसको चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद ट्राइब्यूनल ने देखा कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो वन साइडेड थी। यहाँ पे कैप्टन के जो काफ़ी आप देखोगे वर्बल स्टेटमेंट या फिर इनको सुनने का मौका नहीं दिया गया, या फिर इन्होंने जो एविडेंस प्रोवाइड किए थे उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई। तो इट वाज अ वन साइडेड इंक्वायरी ऑल टुगेदर। तो इन्होंने इनका लाइफ सेंटेंस जो है ये कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, अनलेस एंड अनटिल अभी और कुछ प्रूव नहीं होता है। कन्विक्शन इनका अभी बरकरार है, लेकिन लाइफ सेंटेंस जो है इनका अभी क्या हो गया, सस्पेंड कर दिया। जब तक वो कोर्ट के अंदर वो केस चलेगा, इनको जेल के अंदर नहीं रहना है। दिस इज द मैसेज। सो इसके अंदर मेन चीज क्या है, मेन चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, जो आर्मी कई बार आसपास जिस एरिया के अंदर होता है उस एरिया के अंदर अपनी पावर को ज़्यादा मिसयूज या फिर एक्सीडिंगली यूज करती है। तो यही यहाँ पे हुआ। तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी तो उन्होंने देखा, summary of the evidence found that under Captain Singh's command exceeding their power under the AFSPA। तो इसीलिए जो वहां पे आप देखोगे 3 लोगों की मौत हुई। नाउ उससे क्या हुआ, उस एरिया के अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट थी, काफ़ी जो उनकी फैमिली थी या फिर लोकेलिटी भी थी, जो सोसाइटी थी, उनका आर्मी से भरोसा उठ जाता है। सो कंप्लीटली दिस इरोड ऑफ फेथ इन द गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल हमेशा से होता रहा है अगर इस तरह के कोई फेक एनकाउंटर होंगे तो। राइट। अभी इसके अंदर हमें ये देखने की ज़रूरत है उस फैमिली को कंपनसेशन क्या मिला। फैमिली को 10 लाख रुपए कंपनसेशन मिला, प्लस जिस भी फैमिली से वो जो लोग मरे थे उनकी फैमिली को एक एक जॉब दी गई थी। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो जानने की कोशिश क्या करनी है आपको, ये आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट अभी 2023 में इंटरव्यू अपीयर्ड हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेथ होती है जुडिशियल कस्टडी के अंदर या फिर फेक एनकाउंटर, इन पे आपके क्या व्यूज़ हैं। राइट। बिकॉज दे विल लुक फॉर द पीपल हु आर ट्रिगर हैप्पी। दे विल फाइंड आउट कि आप ट्रिगर हैप्पी हो क्या, किस हिसाब से आप टैकल करोगे ऐसे सिचुएशन को। दे विल लुक फॉर इट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा है एक जो टनल है वो कोलैप्स हो गया। टनल कोलैप्स होने से वहाँ आप देखोगे लगभग 40 लोग वहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। तो ये 40 लोग वहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, तो उनको कैसे वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला है। और आपके सीएपीएफ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे 2013 के अंदर एक टॉपिक आया था, द उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री। आपका रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ये टॉपिक आ चुका है। ऐसे ही अगर आप एक और टॉपिक में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, टॉपिक नंबर डी, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो कहीं पे कोई डिजास्टर होता है, वैसे उस पर्टिकुलर डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाएगा ये भी हमें देखना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यही चीज़ आपके इस पर्टिकुलर यहाँ पे हो रही है। आपको ये देखना है कि जो उत्तराखंड के अंदर अभी जो लेटेस्ट टनल के अंदर जो लोग ट्रैप हैं, यहाँ पे क्या क्या मशीनरी यूज़ की गई है, कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील किया जा रहा है, कौन कौन फोर्सेस या फिर कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है टू रेस्क्यू दिस पीपल। ये समझना पड़ेगा आपको कि क्या क्या समस्याएं आती हैं रेस्क्यू करने में। पानी की मतलब फूड की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, और डेब्रिस का जो चैलेंज है, प्लस एक क्लाइमेट भी एक चैलेंज हो सकता है। ये सारे चैलेंजेस आते हैं जब कोई आप रेस्क्यू मिशन कैरिड आउट करते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या और अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश हो रही है। जब हम ये इवैक्यूएशन हम करते हैं यहाँ से, तो आपको ये देखना पड़ेगा इस एरिया के अंदर क्या चैलेंजेस आएंगे दोबारा से जब हम इवैक्यूएशन करते हैं। हमेशा से तो यही रहा है, जब डेब्रिस को हटाने की कोशिश होती है तो डेब्रिस ऊपर से दोबारा गिरता है, तो दोबारा से वो टनल ब्लॉक हो जाती है। तो क्या ऐसा तरीका निकालेगी यहाँ पे ये सारी रेस्क्यू एजेंसीज। ठीक है। तो ये आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना चाहिए कि सच में रेस्क्यू होता क्या है। राइट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है
ये इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है और इंडिया ने कैसे अपनी पोजीशन मेंटेन की है। साफ साफ बताऊं तो इंडिया ने कहा है दिल्ली हैज़ कंडेम्ड हमास टेररिज्म वाइल एट द सेम टाइम इट बेसिकली रीअफर्म्स इट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू पैलेस्टाइन स्टेटहुड। कहने की बात है कि पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश है, इंडिया भी उसके फेवर में है। एक तरफ तो इंडिया कहता है कि जो हमास ने जो अटैक किया है वो बहुत ही कहोगे एक टेररिस्ट अटैक है, उसको कंडेम किया है बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। एट द सेम टाइम इंडिया ने बोला है कि जब पैलेस्टाइन कोज है उसके साथ हम हैं, तो इंडिया चाहता है कि एक फ्री कंट्री बने, एक पैलेस्टाइन एक सेपरेट स्टेटहुड हो, उसके फेवर में भी इंडिया है। तो हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखना जरूरी है। जल्दी से देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था, सिक्योरिटी इंपैरेटिव्स फॉर इंडिया इन द एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। 2011 के अंदर सीएपीएफ में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो कहने का मतलब है सिक्योरिटी इंपैरेटिव फॉर इंडिया। भाई कैसे सिक्योरिटी इंपैरेटिव फॉर इंडिया? रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो सिक्योरिटी इंपैरेटिव फॉर इंडिया। अगेन इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है और शायद वो ऐसा वॉर हो कि वो पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच सकता है फ्लेयर अप होके, राइट, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन रीजनल वॉर। तो वहां पे सिक्योरिटी इंपैरेटिव क्या होगा इस एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बीच में, ये आपको समझने की जरूरत है। सिक्योरिटी इंपैरेटिव, सिक्योरिटी जो वर्ड है बहुत ही ब्रॉड है, समझिए। सिक्योरिटी आपका फूड सिक्योरिटी भी हो सकता है, सिक्योरिटी आपका नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आपका एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि आप देखोगे लगभग लगभग जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है हमारी मिडल ईस्ट से पूरी हो रही है। हालांकि वो दूसरी बात है, हमने रशिया से बाय करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस एरिया में भी हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं। इंटरेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट अभी आपको पता होगा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी जब G20 समिट हुई थी, आपको पता होगा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा यहाँ पे इंडिया का एक पोर्ट भी है, ठीक है, चाहबार पोर्ट है ईरान के अंदर। तो वहाँ पे हम देखेंगे ईरान भी किसके अगेंस्ट है, इसराइल के अगेंस्ट है, डायरेक्टली उसने बता दिया है। तो इंडिया के जो सारे सिक्योरिटी इंपैरेटिव्स हैं, ये सिक्योरिटी इंपैरेटिव्स सारे आप देखोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर है ड्यू टू दिस एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और यही चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। अब हम इस न्यूज़ के अंदर ये देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने बताया कि हमास वॉर को हम कंडेम करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम पैलेस्टाइन कोज के साथ ज़रूर खड़े हैं, राइट। और इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस हुई थी जहाँ पे इंडिया और यूएस सेम पेज पे थे। इंडिया और यूएस चाहता है कि इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर हम हमास को कंडेम करें, बट एट द सेम टाइम पैलेस्टाइन का एक पैलेस्टाइन कोज के हिसाब से एक नया स्टेट बना दिया जाए। उसके साथ हम देखते हैं इंडिया और यूएस की कुछ एक रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है। जैसे इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हम पहुंच चुके हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। कैसी चीज़ें? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी और एशियन सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडर यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, कोशिश कवर करने की। अब इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, ये हमें दिखते हैं, बहुत बार हमने देखा है। लेकिन ये सारी चीज़ों को हमने बाईपास कर दिया है और इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। रीज़न बीइंग इंडिया इज़ अ की प्लेयर इन द साउथ एशिया, और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया इज़ द मेजर पावर हु कैन काउंटर चाइना। और अमेरिका को भी यही लगता है कि इंडिया इज़ अ मेन रोल प्लेयर इन द इंडियन ओशन, इसीलिए वहाँ पे आप देखोगे इंडो पैसिफिक कमांड उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। और साथ ही में आप देखोगे I2U2 ग्रुपिंग, आपको पता होगा I2U2 ग्रुपिंग पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल, इंडिया और U2 का मतलब हो गया आपका UAE प्लस US। तो ये 4 कंट्रीज ग्रुप के अंदर हैं और ये कंट्री कैसे इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर कर सकती है, जैसे सब कॉन्टिनेंट यूरोप और मिडल ईस्ट, ये सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे इंडिया और यूएस के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे क्या लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस एरिया के अंदर। आपको पता होगा यूएस ने ईरान के अंदर, इराक के अंदर भी इन्वेड किया था, सीरिया के अंदर भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी। तो ये सारी जगह इन्वेड करने के बाद अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इंडिया की भी हेल्प यहाँ से लेना चाहता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़। इसके बाद हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़। Around 2000 Myanmar refugees crosses over in a day to Mizoram's जोगथाबर। भाई 2000 लगभग 2000 म्यांमार रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है?
एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2012 में एक क्वेश्चन आया था, माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टू इंडिया एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे अगर दूसरे इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां से माइग्रेंट्स आएंगे तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आया क्यों ऐसी न्यूज़ को फॉलो करना है। यही आपको न्यूज़पेपर रीडिंग सिखा सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करके। और ये जो चीज़ें हैं आप डायरेक्टली लिख सकते हो अपने आंसर्स के अंदर, एस्से के अंदर। ये कोई सत्संग नहीं चल रहा है, इन चीज़ों के आप नोट्स बनाइए। काफ़ी चीज़ें जब आप करंट अफेयर्स दूसरी जगह पे पढ़ रहे होगे वहाँ पे एक स्टोरी आपको सुना देते हैं, आपको नहीं पता इसमें से क्या लिखना है। मैं बताता हूँ, ये चीज़ों में जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। आंसर राइटिंग में आपके लिए ये क्या करेंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो अगर कोई भी ऐसा माइग्रेशन के ऊपर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि 2000 से ज़्यादा रेफ्यूजीज जो म्यांमार से आए थे वो इंडिया के अंदर मिजोरम में क्या ले चुके हैं, रेफ्यूज ले चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये देखना है कैसे हमारी सोशो इकोनॉमिक आप देखोगे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेंगे इस एरिया के अंदर। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ये हम क्लासरूम के अंदर डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एक अलग चीज़ है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट न्यूज़ वुड बी ये जीपीएस एंकलेट क्या है भाई। ये जीपीएस एंकलेट मैंने इसकी न्यूज़ आपके साथ कवर भी की है पहले। तो जीपीएस एंकलेट मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि मॉनिटर करेगा मूवमेंट की, जिसको भी ये पहनाया जाएगा। ये जीपीएस एंकलेट पैर के अंदर ये बांधा जाता है और ये लाइव लोकेशन शेयर करता है, ट्रैक करता है अगर वो मूव करता है किसी भी एरिया के अंदर। तो भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये आपका टॉपिक था, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोपिंग विद द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये आपका डायरेक्टली टॉपिक है। तो यही तो इसके अंदर लिखा गया है। तो जीपीएस एंकलेट क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है और इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से डील करने में हमारी कैसे मदद करेगी, ये साफ साफ लिखा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वेन हु आल्सो हैड द सीआईडी, जो सीआईडी को हेल्ड करते हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन्होंने बोला है जीपीएस ट्रैकर कुड हेल्प कर्ब नार्को स्मगलिंग, also terror activities, and police can monitor whether the person who is out on bail is meeting an active terrorist or someone to collect a narco assignment or terror funding। तो भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो बहुत बड़ी हेल्प हुई। अगर किसी को आप ये एंकलेट पहना देते हो, आप उसको लाइव क्या देख सकते हो, लाइव उसकी मूवमेंट देख सकते हो, पता चल सकता है कि आदमी कहाँ है, किसी टेरर सिंपथाइजर से मिल रहा है या फिर किसी एक्टिव टेररिस्ट से मिल रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, ठीक है। समझ में आया आपको। ओके, दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ आपको ये नॉलेज के लिए देखना चाहिए। एक नया क्या है, एक नया रूट बनाने की कोशिश कर रही है जो कि स्वेज कैनाल के लिए एक अल्टरनेटिव हो सकता है। कैसा रूट ये है, एक ऐसा रूट बनाने का कोशिश हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे गल्फ ऑफ अकाबा है, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज गल्फ ऑफ स्वेज। तो गल्फ ऑफ अकाबा से एक आर्टिफिशियल लेक बना के, जैसे कि स्वेज कैनाल भी बनाई है, तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बना के जो कि इसराइल के नेगेव डेजर्ट से होके गुजरेगा और वहाँ से डायरेक्टली मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर जाएगा गाजा पट्टी से ही। तो गाजा स्ट्रिप से ही वो क्या कर जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो रूट है वैसे तो एक अल्टरनेटिव होगा इस पर्टिकुलर स्वेज कैनाल से, बट इसकी जो लेंथ आप देखोगे 100 किलोमीटर ज़्यादा होगी, कुछ किलोमीटर ज़्यादा होगी, और एक अल्टरनेटिव हो सकता है। और जो ट्रैफिक हमने देखी है इस एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, हम स्वेज कैनाल वाली रूट पे हम देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। मार्च 2021 के अंदर आपने एक इंसिडेंट भी सुना होगा जहाँ पे एक एवरग्रीन शिप थी, वो यहाँ पे स्ट्रक कर गई थी इस कैनाल के अंदर, 1 हफ्ते तक जाम लगा और लगभग $9.6 बिलियन के जो सामान थे यहाँ पे जो गुजरते थे, तो 1 हफ्ते तक वहाँ पे क्या रहे, खड़े रहे, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे ये प्लान जो है, क्या ये बन सकता है, क्या इजराइल इसको कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिएंगी। चीज़ें जैसे पैसा, पॉलिटिकल विल और इंटरनेशनल सपोर्ट, सारी चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। दिस इज़ जस्ट आइडिया
और इस आइडिया का नाम आपको पता होना चाहिए क्या है, द बेन गुरिन कैनाल प्रोजेक्ट। 1996 के अंदर इस आइडिया को क्या किया गया था, डिक्लासिफाई किया गया था। 1963 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंसीव किया गया था, किसी ने ये आइडिया दिया। तब तक ये 1963 के अंदर पब्लिक डोमेन में नहीं था, लेकिन 1996 के अंदर इसको पब्लिक डोमेन के अंदर डाला गया और इसको बेन गुरिन कैनाल बोला गया था। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इजराइल्स फाउंडिंग फादर डेविड बेन गुरिन। तो इसराइल के फाउंडिंग फादर कौन है, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर किस एग्जाम के लिए, डेविड बेन गुरिन, राइट। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए इतना ही। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर स्टबल इज टू क्रिएट ए मार्केट फॉर पैडी स्ट्रो। कहने का मतलब है कि हम स्टबल बर्निंग के जो इशू है भाई, उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। कहने की बात तो ये है, स्टबल बर्निंग वाले इशू को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ के अंदर यही बोला गया है। बाकी इसको मैं नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर बहुत अच्छी तरह से कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बता दूं, एक क्वेश्चन ज़रूर आया था आपका। क्वेश्चन वॉज आज इन द ईयर 2019। क्वेश्चन वॉज सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। टॉपिक नंबर सी देखोगे आप, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। अच्छा, तो यहाँ पे रमेश चंद्र जी कह क्या रहे हैं, रमेश चंद्र जी क्या कह रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। रमेश चंद्र जी है कौन, सबसे पहले ये नीति आयोग के एक मेंबर हैं। तो नीति आयोग के मेंबर हैं, तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया है कि हम कैसे स्टबल बर्निंग को रोक सकते हैं, कैसे हम एक मार्केट बना सकते हैं उसकी पूरी पैडी स्ट्रो की। जैसे हरियाणा के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट है पानीपत के अंदर जो चल रहा है। दूसरा, हरियाणा ने डाइवर्सिफाई कर दिया है। कहने का मतलब है राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है हरियाणा, पूरा सब्सिडाइज करने की कोशिश की गई है कि जो भी डाइवर्सिफाई करेगा राइस से हट के दूसरी चीज़ों के अंदर अगर कोई जाता है जो फार्मर, उसको हम क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर एक और चीज़ हो रही है कि हरियाणा के अंदर जो सभी फार्मर्स हैं उन्होंने क्या कर लिया है, स्विच कर लिया है बासमती राइस पे। बासमती राइस की जो स्टबल होती है, जो पैडी स्ट्रो होती है, उसको आप फोडर में यूज़ कर सकते हो। उसको डायरेक्टली किसको खिलाया जा सकता है, कैटल को। तो कैटल को खिलाया जा सकता है, उसके अंदर ऐसा कंपोनेंट होता है, बासमती की जो स्ट्रो होती है पैडी स्ट्रो, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं कैटल। लेकिन जो पंजाब के अंदर जो वैरायटी है जिसको हम पूसा 44 भी बोलते हैं, तो वहाँ पे वो जो उसकी स्ट्रो है वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं है कैटल के द्वारा। तो दूसरी चीज़ें जो कर सकते हैं पंजाब के फार्मर्स, उसके बारे में भी बात की है इन्होंने कि क्या वो बेटर कर सकते हैं। और इन जनरल उन्होंने बताया है एक सर्कुलर इकॉनमी बनाने की ज़रूरत है। सर्कुलर इकॉनमी का मतलब है सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी, कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। उन्होंने बोला है एक पैडी स्ट्रो के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, इन्होंने एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है उस पर बात की है कि वाई शुड एग्रीकल्चर शुड बी ए स्टेट सब्जेक्ट। क्या उसको हम कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट सेंटर्स के अंडर नहीं डाल सकते, यूनियन सब्जेक्ट उसको नहीं बना सकते, उस बारे में भी इन्होंने बात की है। इन्होंने बोला है अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करें, ग्लोबल कंपैरिजन टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी, ग्लोबल एग्रीकल्चर जीडीपी इन्होंने बोला है, तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है ग्लोबल एग्रीकल्चर जीडीपी में अपना शेयर। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। कोविड के टाइम में भी आप देखोगे जहाँ पे सारे सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ थी, सिर्फ एग्रीकल्चर 4% से बढ़ रहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दिखाता है एग्रीकल्चर इज़ अ रेजिलियंट सेक्टर, इसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट बाउंस बैक्स, इससे दिखाता है इसकी रेजिलियंट कैपेसिटी। और जितने लोग जिसमें एम्प्लॉय थे, एंगेज थे एग्रीकल्चर के अंदर, वहाँ पे हमने देखा है काफ़ियों का घर चलाया था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। काफ़ी लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए थे जब वो अपने विलेजेस में जाना शुरू किया था उन्होंने, जब उनका माइग्रेशन हुआ था। उसके साथ हम देखेंगे इन्होंने बोला है हम फार्म को डेजिग्नेट करना चाहिए, फार्म्स को ऐसे डेजिग्नेट करना चाहिए द फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि इन्होंने बोला है काफ़ी चीज़ें हमने चेंज की है। चेंज करने का इन्होंने बोला है, जब हम फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज सेक्टर 8 से 9% से बढ़ रहा है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्रीज़ है। मिल्क सेक्टर 4 से 5% हर साल बढ़ रहा है। उसके साथ इन्होंने बोला काफ़ी और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि वैल्यू एडिशन या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज़ को, वो भी बढ़ रहे हैं। तो दीज आर द फ्यूचर्स, द फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर। तो इन्होंने इसको ऐसे डेजिग्नेट किया है। और एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है हमारे यहाँ पे वाटर का, हम बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। हम शुगर केन की बात कर लें, हम पैडी की बात कर लें, हम ऐसी और भी क्रॉप्स की बात कर लें जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूटिलाइजेशन होता है।
इन्होंने ये बोला है कि एमएसपी देने से काम चलेगा नहीं, सब्सिडी देने से काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना होगा, वाटर सप्लाई शुड बी मीटर्ड, हमें उनका मीटर करना ज़रूरी है। हमें क्या करना होगा, हमें मीटर लगाने की ज़रूरत है जिससे जो फार्मर्स हैं ऑटोमेटिकली यूज़ द दिस वाटर रैशनली, उसको रैशनली यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर उन्होंने बात की है। मैं इसकी स्टोरी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरह से क्या करूँगा, कवर करूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल। और पेपर 2 का जो बैच है रन कर रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है क्वालिटी स्टडी के लिए, कोई भी इंटरेस्टेड है चीज़ों को डीप में जानने के लिए, कोई भी इंटरेस्टेड है इस तरह से सिलेबस को कवर करने के लिए इंटरलिंक करके, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।